हाँ जी, नमस्कार सभी को और जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, आज एक बायोग्राफी की डिटेल्स देने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से, जो कि है हमारे भारत के बॉस कहे जाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल से रिस्पेक्ट है उनको। और आज ही के दिन उनका प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें कि उन्होंने भारत माता के लिए अपना साथ देना बंद कर दिया था उस दिन के बाद, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रहे थे। और ये वाक़या है 18 अगस्त 1945 का। तो आज जानते हैं इनके बारे में डिटेल से। भाई प्लीज़, जिसको इंटरेस्ट है वो तो देखिए सुनेगा। कोशिश करूँगा एक से एक अच्छी डिटेल दें, और जो अभी तक आप लोगों ने सुनी है उससे शायद 2 4 5 इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ही मिलेंगी। तो वीडियो में बने रहना, ज़्यादा बोल नहीं करूँगा। और जो फैक्ट है, जो स्ट्रेटजी उन्होंने लगाई है इंडिया के लिए, भारत को देने के लिए, वो चीज़ और कई कई ऐसी चीज़ें भी हैं जिससे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सुभाष चंद्र बोस हैं, हमारे नेताजी, उनका जीवन परिचय स्टार्ट होता है, मतलब वो कहते हैं ना कि कुछ ऐसा हिलेरियस किया था उन्होंने, कुछ अलग, जो उनको भीड़ से अलग बनाता था। सबसे पहले क्या था, वो इंग्लैंड में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। तो वहाँ पर एक प्रोफेसर हुआ करते, प्रोफेसर ओ करके। तो उनका क्या था, वो जैसे ही इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ देखते थे तो उनको बिना मतलब मारना पीटना चालू कर देते थे, विदाउट एनी फॉल्ट, विदाउट एनी मिस्टेक। तो उनसे ये चीज़ नहीं देखी गई। उन्होंने सीधा, अब वो गए, वो सीनियर प्रोफेसर थे काफ़ी, उन्होंने अपने प्रिंसिपल को इस चीज़ के रिगार्डिंग कंप्लेन की। तो प्रिंसिपल को कंप्लेन की तो प्रिंसिपल ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप प्रोफेसर साहब को बोलिए क्यों माफ़ी मांगे। बोले नहीं, वो काफ़ी सीनियर प्रोफेसर है, वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो फिर जब ये बात उन्होंने स्टूडेंट को बताई, मतलब एज ए स्टूडेंट लीडर वो वहाँ पर काम करते थे। तो स्टूडेंट ने क्या किया कि जैसे ही अगली बार प्रोफेसर ने स्टूडेंट को पीटा, स्टूडेंट ने भी सामने उनको पीट दिया। तो प्रोफेसर ने स्टेटमेंट दिया कि इन्होंने हमारे ऊपर वार किया, पीछे से वार किया है। तो उन्होंने कहा कि हमने पीछे से वार नहीं किया, हमने सामने से वार किया है। तो ऐसे करके सुभाष चंद्र बोस जी को स्टूडेंट्स को मतलब भड़काने के चक्कर में दोषी मानते हुए कॉलेज से आउट कर दिया गया था। ये पहला किस्सा था जब वो मतलब छात्रों के लिए, छात्र हितों के लिए एज ए स्टूडेंट लीडर खड़े हुए थे। उसके बाद मौका आया, वो कॉलेज से बाहर हो चुके थे। तो जैसे अभी हमारा आज के टाइम में जो इंडिया में सबसे ज़्यादा टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है IAS IPS रेंज का, ठीक है, मतलब सिविल सर्विसेज जो होती है हमारी। तो उस टाइम भी सिविल सर्विस का एक एग्ज़ाम चलता था जिसका नाम होता था इंडियन सिविल सर्विसेज। और अब कहते हैं, बोला इंडियन का दिमाग कैसे काम करता है, तो दिमाग ऐसे काम करता है। 1921 में उनको इंग्लैंड फिर से जाना पड़ा अपना ICS का एग्ज़ाम की पढ़ाई करने के लिए, जो कि था इंडियन सिविल सर्विसेज। उसकी मतलब ड्यूरेशन होती थी, कोर्स ड्यूरेशन 4 साल की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस टाइम पर दुनिया के ऐसे इकलौते इंसान थे जिन्होंने 4 साल के उस कोर्स को महज 7 महीने में पूरा पढ़ लिया था सिलेबस को। और पढ़ने के साथ साथ सिर्फ 7 महीने में पास भी किया, और उस पूरे कोर्स के रिकॉर्ड में 4th नंबर की रैंक ली थी। पहले इंडियन थे। हमारे लिए बड़ी प्राउड की बात है ये। उसके बाद में फिर इनके मन में विचार आया कि मैं तो यहाँ अपनी ऐश की नौकरी ले रहा हूँ, लेकिन मेरा सपना तो ये था कि मुझे भारत माता की सेवा करना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस वाली नौकरी से अपना सपना पूरा कर पाऊँगा या भारत माता की कोई सेवा कर पाऊँगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1921 में जैसे ही इनको रैंक मिलने के महज 13 दिन के बाद, में उस सर्विस से रिज़ाइन कर दिया। ये होता है हिलेरियस। तो सर्विस से रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद में इनको इनके बड़े भाई ने समझाया, और इनके पिताजी ने समझाया, माताजी ने, घर में सभी ने समझाया, और बाद में डांटा भी बहुत इनको, लेकिन इनको पछतावा नहीं हुआ। इन्होंने 1% भी ये नहीं सोचा कि मैंने कुछ गलत किया है क्या। ये मुस्कुराकर सबकी डांट सुनते थे, क्योंकि उन सबसे फ़ोन के माध्यम से बात होती थी, या और अदर जैसे टेलीग्राम वगैरह, तार वगैरह चलते थे।
डायरेक्ट बात नहीं होती थी। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, इनका एक स्टेटमेंट था, पर्सनल स्टेटमेंट जिसको कह सकते हैं। ये नेताजी क्यों बने? इन्होंने कहा था कि अपराध से बड़ा अपराध होता है अपराध को बर्दाश्त करना। ये इनका व्यक्तिगत राय थी इनकी एक, ठीक। और देखी जाए तो बात ठीक भी है। और देखिए, जब राष्ट्र प्रेम का शोला दिल में घर कर जाता है ना, तब दुनिया का हर सुख फीका नज़र आता है। ये एक सच्चाई है। क्योंकि भगत सिंह भी, अगर हम भगत सिंह जी की भी बात करें तो भगत सिंह भी काफ़ी अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करते थे, काफ़ी खाते पीते ख़ानदान से थे, ठीक है। उस वक्त के हिसाब से वो एक अच्छे सुख सुविधा वाले घर परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे ही जब इन्होंने नौकरी रिज़ाइन करी अपनी, उसके बाद में इन्होंने समाज सेवा का और अपने भारत माँ की सेवा करने की सोची, तो लोगों ने नोटिस किया इस चीज़ को। जब ये चीज़ भाई बाहर तो निकलनी थी कि 1921 में 4 साल के कोर्स को 7 महीने में पूरा करके 4th रैंक हासिल करने वाले पहले इंडियन हैं, ऊपर से महज 13-14 दिन के बाद जॉब छोड़ रहे हैं। तो लोगों ने नोटिस किया इस चीज़ को, ये चीज़ फैल गई बिल्कुल आग की तरह। तो जब ये समुद्री पानी के रास्ते से मुंबई आके उतरे थे, तो वहाँ पर कई हज़ारों की भीड़ ने इनका स्वागत किया, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना के आ रहे थे। और वहाँ से इनके बारे में, इनकी विशेषताओं का गुणगान और बखान होना भी शुरू हो गया कि इन्होंने भारत माता की सेवा की, ऐसा कुछ कह के फिर जॉब से रिज़ाइन किया। तो भारतवासियों के दिल में प्रेम तो होना ही था इनके लिए। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने खुद से सोचा कि यार, जब मेरा इतना सा करने पर, महज मेहनत करके उसको मैं व्यस्त कर रहा हूँ, समझ में आता है, सिर्फ इतना करने पर जब मुझे इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तो क्यों ना मैं इन लोगों के लिए और अच्छा करूँ। मतलब ये अच्छा करने की पहले से सोच रहे थे, लेकिन इस घटना के बाद से इनको और ज़्यादा अच्छा करने की एक, कहते हैं ना, दिशा मिल जाती है, वो वाला काम हुआ था। और ये आप और मैं सबको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि महान व्यक्ति की ये पहचान है कि वो जो प्रेजेंट यानी हमारी वर्तमान की सिचुएशन है, उसको देखकर भविष्य की परिस्थिति का अनुमान लगा लेता है। ये होती है दूरदर्शी सोच। और इनके बारे में फिर इन्होंने क्या किया था कि 1928, याद होगा, उस वक्त कहते हैं भाई अधूरी आज़ादी का ख्वाब चल रहा था महात्मा गांधी जी के दिमाग में। देखिए 1928 में क्या था, लॉर्ड इरविन थे भारत के गवर्नर, ठीक है, गवर्नर जनरल, सॉरी। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने महात्मा गांधी जी को कन्वेंस कर लिया था किसी न किसी तरीके से कि हम आपको डोमिनियन स्टेट दे देंगे, मतलब कह सकते हैं आधी आज़ादी, कि हाँ आप अपने स्तर पे चुनाव वगैरह करा सकते हो, लेकिन आप चाहे कुछ भी करो, आपके ऊपर सुप्रीम होगा ब्रिटिश एम्पायर। आप लोग प्रधानमंत्री रहोगे या नहीं रहोगे, आप लोग चुनाव नहीं करा सकते डायरेक्ट पब्लिक से, तो प्रधानमंत्री के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों के एमएलए एमपी जो भी हैं, उन्होंने सेलेक्ट कर लिया भाई ये हमारा प्रधानमंत्री होगा, लेकिन अगर हमें पसंद नहीं है तो हम हटा सकते हैं किसी भी टाइम। मतलब वो डिसाइड करते हैं कि भारत में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, या उनकी जगह कोई और रहेगा। तो ये था डोमिनियन स्टेट का मसला, जिसको महात्मा गांधी जी ने अपने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उठाया भी। लेकिन अब देखिए, जो सुभाष चंद्र बोस थे वो महात्मा गांधी को अपना गुरु मानते थे। तो लेकिन इन दोनों के बीच में क्या, सिर्फ वैचारिक मतभेद था, मन का भेद नहीं था। महात्मा गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को पसंद करते थे, मगर उनसे प्रेम नहीं करते थे। लेकिन इसी के विपरीत सुभाष चंद्र बोस दिल से महात्मा गांधी जी को अपना गुरु मानते थे, और वही सम्मान उन्हें देते भी थे, चाहे वो व्यक्तिगत हो या फिर चाहे किसी आम सभा में। उसके बाद क्या हुआ, जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने अपने चुनाव कराने के लिए अपना दक्षिण भारत से एक कैंडिडेट उठाया और उन्हें यहाँ पर खड़ा कर दिया, जिनका नाम था सीतारामैया जी, जो कि दक्षिण भारत से ताल्लुक़ रखते थे, अभी जो प्रेजेंट टाइम में है अपना साउथ साइड का एरिया। तो वहाँ से जब इनको खड़ा किया गया, तो उसके बाद में उसी के अगेंस्ट सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर अपने आप को खड़ा किया, मतलब सीतारामैया जी के सामने, बिल्कुल उनके खिलाफ। और आपको ताज्जुब होगा,
सीतारामैया जी को महज 1375 सीटें मिली थी और सुभाष चंद्र बोस जी को 1580 सीटें। ये कहते हैं ना, जनता के अंदर फेमस थे। महात्मा गांधी जी सिर्फ हाईलाइट में घूमना ज़्यादा पसंद करते थे और ये क्या करते, ग्राउंड लेवल पे काम करने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। इनकी टीम बहुत अच्छी थी इनके साथ में, लेकिन ये टीम के साथ ही लगे रहते थे ग्राउंड पे। जो काम टीम करती थी वही काम ये करते थे। इनके साथ जुड़े हुए लोग भी बताते हैं और यही चीज़ें उस टाइम के अखबारों में प्रकाशित भी हुई थी। उसके बाद में जो गांधी जी थे उन्होंने कहा कि बॉस, तुम जीत गए हो लेकिन तुम त्यागपत्र दे दो। सुभाष चंद्र बोस ने अपने एक गुरु की बात का सम्मान करते हुए उनसे कारण बिना पूछे सीधा इस्तीफ़ा दे दिया था। और फिर 1943 में 1943 में एक बहुत बड़ी, धरती पर मात्र एक बार होने वाली जो सच्चाई होती है ना, ऐसी सच्चाई हुई थी। जो देखिए क्या हुआ था, 1943 में इन्होंने सोचा, सुभाष चंद्र बोस जी ने, कि मैं क्यों ना फॉरेन अलाइंसेस करूं, मतलब मैं विदेशी संबंध बनाऊं। ठीक है, तो इन्होंने कहा देखिए अगर मैं भारत में रहकर कुछ करूँगा, क्योंकि ये मतलब कोई नई बात नहीं होगी। भारत में रहकर सभी अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं, तो इनको अपन करने देते हैं और हम बाहर जाकर कुछ ट्राई करते हैं अपना। तो इन्होंने नोटिस किया कि देखिए जो जर्मनी, जापान और इटली, ये थे एक्सिस अलाइंस, मतलब जो कहते हैं ना एक दूरी दो दूरी वाले ग्रुप चलता था प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। तो जर्मनी, जापान और इटली एक खेमे में थे। भारत का तो उस टाइम कोई वजूद नहीं था, क्योंकि उस टाइम ब्रिटेन था मेन, और ब्रिटेन ने ही हमारे पे कब्ज़ा किया हुआ था। तो उन्होंने क्या किया था, 1943 में इन्होंने सोचा कि मैं जर्मनी से मिलता हूँ, क्योंकि जर्मनी, जापान, इटली एक खेमे में थे और ब्रिटेन अलग खेमे में था, जिसके साथ में यूएसए और रूस वगैरह दोनों थे। ठीक है, पहले इन्होंने रूस से जो उस टाइम सोवियत यूनियन था उससे अलाइंस बनाने की कोशिश की, लेकिन फेल रही है। उसके बाद में इन्होंने ट्राई किया जर्मनी पे सीधा। जर्मनी में उस टाइम राज चलता था वहाँ के तानाशाह हिटलर का। अब उस वक्त ऐसी एक घटना होती है जो इतिहास में दोबारा तो खैर अभी हो ही नहीं सकती, और उस वक्त के इतिहास में भी सबको चौंका देने वाली थी। होता क्या है, जो हिटलर था वो दुनिया का ऐसा पहला तानाशाह था जो अपने 5 डुप्लीकेट रखा करता था। हिटलर के चाहे कितने से बड़े, कितने ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट काम हो, वो डुप्लीकेट ही कर दिया करते, और एक या दो लास्ट, वो 3 तो बाकी रिजर्व में रहते थे। तो इन्होंने क्या किया, ये गए जर्मनी हिटलर से मिलने। बड़ी मुश्किल से इनको अपॉइंटमेंट मिला, इनको ले जाके एक हॉल में बिठाया गया। उसके बाद में एक व्यक्ति आया जो कि हिटलर का डुप्लीकेट था, मैं आपको बता रहा हूँ। और वो आए, सुभाष चंद्र बोस अपनी कुर्सी पर बैठे थे। सुभाष चंद्र बोस अपने सीट से खड़े हुए और जो वो हिटलर का बेरूपिया था, मतलब शक्ल में बिल्कुल हिटलर के जैसा, उसको कहा कि नमस्कार, मेरा नाम सुभाष है, मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, मैं भारत से आया हूँ और मुझे आपसे नहीं, मुझे हिटलर से मिलना है। ये बात कही। दूसरा बेरूपिया आया जो डुप्लीकेट कॉपी था हिटलर का, उसको भी बिल्कुल से। तीसरा, चौथा, पांचवा, सबको ये बातें बिल्कुल सेम कही। इतना कुछ सुनकर हिटलर की बुद्धि चकरा गई। यार, मेरा आज तक दुनिया में सारे काम एक या दो डुप्लीकेट जाके करके आ जाते हैं, ये ऐसा कौन सा बुद्धिजीव है जो मेरे सारे 5 डुप्लीकेट्स को इसने कुछ ही मिनटों में नकार दिया। ये जब भी मेरा डुप्लीकेट जाता है, खड़ा होकर हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, बोलता है नमस्कार, मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है, मैं भारत से आया हूँ, मुझे आपसे नहीं हिटलर से मिलना है। ये कौन है? बड़ी अजीब बात थी। लास्ट में हिटलर को खुद को आना पड़ा, और कहीं तो मतलब वो एक तरीके से थोड़ा गुस्सा भी दिखाना चाह रहा था, लेकिन एक तरीके से उसको हैरान भी हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा हैरान था। बुद्धि चकरा गई हिटलर की। तो जैसे ही हिटलर आया, अपने गेट के कमरे से पूरा बाहर ना निकलते हुए कमरे के गेट पर वो रुक गया। उसने कहा
कहिए क्या बात है। बोला, फिर हिटलर बोलता है, नहीं नहीं आप रुको, पहले आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आपने मुझे पहचाना कैसे कि मैं हूँ, और आपने इन सभी लोगों को नकारा कैसे कि ये हिटलर नहीं है। बोला, देखिए आप एक समृद्ध देश से हैं और मैं एक ऐसे देश से ताल्लुक़ रखता हूँ जो कि किसी दूसरे के अधीन है। तो जाहिर सी बात है, अगर उस देश का कोई भी प्रतिनिधि अगर आपसे बात करने आएगा तो वो आपके लिए कुछ लेकर नहीं आएगा, अभी तो मतलब बल्कि आपसे कुछ लेने के लिए आएगा। तो आपका जो स्वभाव है वो थोड़ा गर्व से होना स्वाभाविक है। ये एक इंसान की विशेषता है, किसी इलाके की और किसी देश की कोई अलग विशेषता नहीं होती है। तो हिटलर ने कहा कि है कुछ बात। हिटलर ने पहली बार एक्सेप्ट किया था कि हाँ, मुझे भी चुनौती देने वाला कोई हो सकता है, और ये पूरी धरती पर एक बार हुआ था उस वक्त के इतिहास में। अब ना तो हिटलर हमारे बीच में है, ना ही सुभाष चंद्र बोस जी। तो उसके बाद में ये हुआ था, इस चीज़ का असर, इस चीज़ का इम्पैक्ट कितना पड़ा था हिटलर पर। हिटलर ने क्या किया था, प्रथम विश्व युद्ध में 4000 भारतीय सैनिक जिन्होंने कि मतलब ब्रिटेन की आर्मी में थे, क्योंकि हमारे पर ब्रिटेन का राज था, तो ब्रिटेन की आर्मी में थे, जिनको हिटलर ने अपने यहाँ युद्धबंदी के तौर पर रखा हुआ था। टोटल 4000 से ऊपर सैनिक थे, जिनको हिटलर ने नेताजी को प्रभावित होकर दे दिया। वहाँ ही से नींव रखी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फौज की 1943 में। और जर्मनी ने, यानी हिटलर ने कहा कि आप देखिए आप ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया ये 2 खेमे हुआ करते, जिसमें एक में जर्मनी, जापान, इटली था और बाकी अदर कंट्रीज़ उस दूसरे खेमे में थी। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे हैं, ब्रिटेन भी हमारा दुश्मन है और आपसे हमारे संबंध मजबूत हो चुके हैं। तो ऐसा करते हैं, देखिए यहाँ जर्मनी से भारत काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है, आपके पास में पड़ेगा जापान, और जापान हमारे साथ का है, हम कहेंगे हमारी बात मानेगा, क्योंकि वो हम उसकी और भी तरीके से सहायता कर रहे हैं। तो चलिए हम आपकी जापान से बातचीत करवा देते हैं, और अगर आपको कभी भी ज़रूरत हो वो आपकी हेल्प कर दिया करेगा। तो उसके बाद हिटलर ने, जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, उनको 4000 तो सैनिक दिए थे, जो अपने एज ए मतलब युद्धबंदी के तौर पर उन्होंने अपने यहाँ रख रखे थे, जहाँ से हमारी आज़ाद हिंद फौज की नींव रखी गई थी। फिर यहाँ से बोस जो थे वो पहुँचे टोक्यो में, जो कि मतलब जापान का आज की तारीख में राजधानी है, लेकिन उस टाइम सुमात्रा नाम का एक द्वीप हुआ करता, जो अभी इंडोनेशिया में है, ठीक है, वो वहाँ की राजधानी था। तो वहाँ पर पहुँचे और वहाँ मिले जापान के प्रधानमंत्री से। और देखिए इनकी इन्फ्लुएंस करने का तरीका, जापान के प्रधानमंत्री को इन्होंने कैसे इन्फ्लुएंस किया। उनको कहा कि देखिए आप गौतम बुद्ध जी के उपासक हैं, आप बुद्ध को पूजते हैं, और हमारे भारत में भी सेम होता है, इस हिसाब से तो हम भाई भाई हुए। तो आज ये मान लीजिए कि एक छोटा भाई बड़े भाई से सहायता मांगने आया। तो जापान के पीएम ने कहा कि ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे। उन्होंने मतलब इस चीज़ से, इस इम्पैक्ट से वो अच्छे भले इंस्पायर हुए और उनको अच्छे से इन्फ्लुएंस किया गया, क्योंकि इनके पास के इन्फ्लुएंसर की बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स थी। और आप खुद भी इनके बुद्धिजीवी होने का एहसास लगा सकते हैं कि 4 साल का कोर्स जिसे महज 7 महीने में पूरा करना और महज 14 दिन बाद छोड़ भी देना बहुत बड़ी चीज़ होती है अपने आप में। अब उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस ने पहले सोच रखा था कि जैसे मान लीजिए अगर हमारा जापान से भी अलायंस बनेगा, क्योंकि जर्मनी है, जर्मनी जापान को हेल्प के लिए बोलेगा, पहले प्लानिंग होती है इन चीज़ों की। तो जापान ने क्या कर रखा था, उस वक्त सिंगापुर से इनकी लड़ाई चल रही थी। अब सिंगापुर जो था, सिंगापुर में उस टाइम 85,000 की सेना थी, जो कि अंग्रेज़ों की थी, जिसमें से 45,000 से ऊपर भारतीय सैनिक थे। तो इन्होंने क्या कहा कि देखिए आपका बेसिकली उनके साथ युद्ध चल रहा है, तो आप मेरा एक काम कर दीजिए, क्योंकि जापान के प्रधानमंत्री को वैसे भी इन्होंने इन्फ्लुएंस कर रखा था भगवान बुद्ध के नाम पर। तो उन्होंने कहा कि आप जब यहाँ पर बम गिराएं
तो आप बम के साथ कुछ पर्चे भी गिराएं, जो पर्चे हिंदी में लिखे हुए होने चाहिए और उसके अंदर ये लिखा हुआ होना चाहिए कि तुम भारतीय होकर, देखिए मैं आपको बताता हूँ, तुम पर्चे फेंको, मतलब जिस पे लिखा होगा तुम भारतीय कब तक अंग्रेज़ों के गुलाम बनकर उनके साथ लगे रहोगे और उनके लिए लड़ाई करते रहोगे। ये पढ़कर इस चीज़ का इतना ज़्यादा मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ा, ये पढ़कर जो वहाँ की आर्मी थी 85,000 की, जिनमें से 45,000 से ज़्यादा अपने भारत के सैनिक थे, उनके अंदर आंतरिक विद्रोह चालू हो गया। जो भारतीय थे वो अंग्रेज़ों के किसी भी अधिकारी को या अपने साथ वाले किसी भी पोस्ट वाले को पकड़ के पूछते थे, बढ़िया तरीके से मारते पीटते थे। मतलब ये सेना में एक तरह का आंतरिक विद्रोह चालू हो गया। और जब ये विद्रोह भारत में आया था तभी हमें आज़ादी मिलनी चालू हुई थी, क्योंकि ये चीज़ हुई थी 1945 से 1946 के बीच में। तो 1947 में तो मजबूरी में इन्हें हमारे से देनी पड़ गई थी आज़ादी, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, सिंगापुर से आधी से ज़्यादा सेना में आपस में हो गया विद्रोह। तो जापान ने सिंगापुर पर कब्जे के बाद में आज़ाद हिंद फौज के लिए, जब जापान ने सिंगापुर पर अपना कब्जा किया लास्ट में, तो जो 45,000 सैनिक थे जो भारतीय थे लेकिन लड़ रहे थे अंग्रेज़ों की तरफ से, उनको आज़ाद हिंद फौज के तौर पर रिहा कर दिया गया और कहा गया कि आप यहाँ से सिर्फ आज़ाद हिंद फौज में ही ज्वाइन करेंगे। अब समझते हैं कि मेन चीज़ क्या थी। पहले बात, अगर महात्मा गांधी जी चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगर वो ना चाहते तो भी वो अपने दम पर बन सकते थे। इस चीज़ का सबसे बड़ा उदाहरण जो उनके खुद के कैंडिडेट को 1300 कुछ सीटें मिलना और सुभाष चंद्र बोस जी को 1700, जबकि महात्मा गांधी जी ने सीधा ऐलान किया था कि मैं सीतारामैया को उतार रहा हूँ, ये मेरा खास व्यक्ति है, अगर इसकी जीत है तो ये मेरी जीत होगी, अगर इनकी हार है तो ये मेरी हार होगी। इतना बड़ा ऐलान करने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस सीधे जीते थे और वो भी 300-400 सीटों के अंतर से, ठीक है। तो उसके बाद में जब जो वहाँ पर हमें 45,000 सैनिकों की मिली थी टीम, उसके इंचार्ज थे रास बिहारी बोस। फिर जब ये बर्मा यानी जो रंगून में पड़ता है वहाँ से होते हुए पहली बार मणिपुर में आज़ाद हिंद फौज के द्वारा हमारा तिरंगा लहराया गया था। ऐसा पहली बार हुआ था पूरे भारत के इतिहास में। गांधी जी को पता था एक चीज़, सबसे मेन चीज़ थी कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने तरीके से चलने लग जाएं तो पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे जिन्ना कितना भी चिल्ला ले, कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि ये एक इतिहास का सबसे बड़ा सच है जो आजकल इतिहासकार, हो सकता है मिट गया हो सकता है छुप गया हो, या हो सकता है चल भी रहा हो। जिन्ना ने एक बार कहा था कि अगर सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं उनके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, मुझे उनके साथ रहने में कोई भी आपत्ति नहीं है। ये जिन्ना का ऑफिशियल स्टेटमेंट था जो कि कई जगह पर आज भी रिकॉर्ड है, आज भी लिखित है, ठीक है। अब जो बोस थे वो गांधी जी का दिल से रेस्पेक्ट करते थे, उनका सम्मान करते थे, लेकिन जो गांधी जी थे ना वो उनको पसंद करते थे लेकिन उनसे प्रेम नहीं करते थे, समझ रहे हो। तो या उन्हें आप नैतिक मूल्यों का भेदभाव समझ सकते हैं या कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन ये चीज़ थी। और एक चीज़ जो सुभाष चंद्र बोस के बारे में कही जाती है और मैं भी मानता हूँ, इतना सब कुछ देखिए मैंने अध्ययन करने के बाद में, कि ये है सच्चाई। और वो सच्चाई ये है कि 1945 में अगर सुभाष चंद्र बोस जी हमें छोड़ के नहीं गए होते तो या तो राष्ट्रपिता आज महात्मा गांधी नहीं सुभाष चंद्र बोस होते। अगर ऐसा नहीं होता तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और कोई नहीं, सुभाष चंद्र बोस ज़रूर होते। तो ये था जीवन परिचय और हमारे लिए किए गए सुभाष चंद्र बोस जी की तरफ से जो काम किए गए थे उनका एक विवरण छोटा सा। और मैं तो देखिए थोड़ा सा नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, शायद
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास बुद्ध आदित्य योग था। इस योग के अंतर्गत होता क्या है कि इस योग के अंदर व्यक्ति इस तरीके का होता है, ये योग ऐसा कुछ इम्प्रेशन डालता है लाइफ पे कि आप जो भी बात को, आपकी बात पूरी दुनिया सुने। आज नहीं तो कल, देखिए ये हमारे साथ होता है कि हम कुछ अच्छा कह रहे हैं, आज नहीं कल नहीं, 2 दिन बाद 4 दिन बाद हमारी बात कोई ना कोई ज़रूर सुनेगा। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं था, ये पहली बार में जो भी कुछ कहते थे पूरी दुनिया सुनती थी। तो इसलिए कहा गया है कि शायद इनके पास बुद्ध आदित्य योग था। तो आज हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खोए हुए पूरे 77 साल हो चुके हैं, 77। और 18 अगस्त 1945 को एक प्लेन क्रैश में, इन दुर्घटना के कारण इन्हें 3rd डिग्री बर्न हो गए थे ये, मतलब अप टू 90% हिस्सा जो है डैमेज हो चुका था प्लेन क्रैश में, जिसके कारण इनकी मौत होनी बताई गई थी। अब एक क्षति को तो खैर कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन हम उनके इस अथक प्रयास और बलिदान के उन्हें पात्र मानते हैं और दिल से सैल्यूट करते हैं।